हेलो हेलो एंड मोस्ट वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके इस यूट्यूब चैनल पर नर्सिंग एग्ज़ाम मास्टर क्लासेस। और आज का जो सेशन है वो है सिलेक्शन सेशन नंबर 3। बच्चों, वो बच्चे जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज इस आपके यूट्यूब चैनल पे, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन मिलने वाला है। और वो बच्चे जो कि यूपी ट्रिपल एसएससी ANM 5272 पोस्ट के लिए जो 11 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, ये वीडियो, ये क्लास सेशन खास तौर पे मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है। और देखिए, जो भी बच्चे इस चैनल पर आए हैं, आपके सामने कुछ लाइनें लिखी हैं बच्चों, और ये कहीं ना कहीं सटीक भी बैठती है, हमारे जीवन से जुड़ी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चैनल पे आते हैं, क्लास में आते हैं, 2-5 मिनट के लिए क्लास देखते हैं, निकल लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पछतावा होता है। और उन्हीं बच्चों के लिए मैंने ये लाइन भी लिखी है कि बच्चों, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है अपनी सफल मंजिल तक जाने के लिए। बच्चों, मैं भी आपसे यही कहूँगा, आपको निश्चित तौर पर यूपी ट्रिपल एससी ANM एग्ज़ाम निकालना है, तो जब ये क्लास का सेशन देखेंगे, पूरे क्वेश्चंस, MCQ सेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और आंसर की बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी ट्रिक्स के साथ में, तो आपको लगेगा कि हाँ, कि हमने जो तैयारी करी थी उसमें भी कुछ कमियां ऐसी है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें हमें एग्ज़ाम से पहले जल्दी सुधार लेना चाहिए। तो बच्चों, शुरू से लेकर के लास्ट तक इस सेशन में ज़रूर बने रहें। शुरू करते हैं हमारी क्लास बिना किसी डिले के। जो भी बच्चे जो है अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर ले बच्चों। तो लीजिए, शुरू करते हैं हम आज का हमारा सेशन, सिलेक्शन सेशन और मास्टर क्लास एपिसोड नंबर 3, यूपी ट्रिपल एससी ANM 5272 पोस्ट के लिए। बच्चों, आज का जो सेशन है वो हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, इम्यूनाइजेशन से, फर्स्ट एड से लेकर के हमारा सेशन रहने वाला है। और ये जो ब्लैंक आप पेज देख रहे हैं, फर्स्ट पेज जो है ब्लैंक, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ा है खास तौर पर, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि इसी चैनल पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलें। अगर आप भी यूपी ट्रिपल एसएससी ANM का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी बच्चों कुछ गलतियां मत करना। उनको लेकर के मैं कुछ आपको टॉपिक्स आपके सामने लेकर आऊँगा कि आप OMR सीट जो है, OMR सीट है वो, उसके अंदर आपको क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए, इसको लेकर के, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, एग्ज़ाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, एग्ज़ाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट, प्रिपरेशन बिफोर एग्ज़ाम सेंटर। कई बच्चे जो होते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि OMR कौन से पेन से अपने को फिल करना है, और एडमिट कार्ड हमारा है कि नहीं है, हमारा जो ID है वो हमारे पास है कि नहीं है। तो क्या क्या एक चेकलिस्ट, जिसे मैं कहूँगा कि चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के बारे में, कि एग्ज़ाम देने के लिए जाने से पहले आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास अपना है कि एक ID होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, कौन सा पेन होना चाहिए, और वो ज़रूरत की चीज़ें जो एग्ज़ाम से पहले आपको प्रिपेयर होकर के जाना है। टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम जो है कितने ड्यूरेशन होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या उसके नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग से किस तरह से बचा जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको लेकर के भी मैं बहुत जल्दी सेशन लेने आपको लेकर के आऊँगा। तो इस यूट्यूब चैनल पर आप ज़रूर से बना रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अपकमिंग जो वीडियोज़ है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे जो है इस वीडियो को लाइव देख रहे होंगे। तो अगला जो है हमारा इस सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमारा क्लास सेशन। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मैंने पीछे की क्लास के अंदर बताया था बच्चों, 60 to 70% जो आपका सिलेबस एग्ज़ाम के अंदर रहने वाला है वो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, इम्यूनाइजेशन से, वाटरबॉर्न डिजीज़, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ आशा, ग्रामीण पॉपुलेशन के अंदर आपकी नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें, उसी को मैंने मोस्टली टारगेटेड किया, एग्जाम टारगेटेड क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। हम इस सेशन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो करेंगे ही करेंगे बच्चों, साथ ही उससे संबंधित कितनी तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे।
तो पहला जो है सही रोग यानी कि टीबी किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, क्या वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर फंजाई। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बैक्टीरिया। आई होप कि आपको पता भी होगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता नहीं रहना कि बैक्टीरिया, इससे रिलेटेड और भी कई तरह के क्वेश्चन पूछे, वो बैक्टीरिया जो है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो आपको बताना होगा कि वो जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बच्चों इससे रिलेटेड कि इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो आपको बताना है बीसीजी। पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। किस रूट से दिया जाता है, तो आपको बताना आईडी यानी कि इंट्राडर्मल। अगला जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब दिया जाता है, वो दिया जाता है एट बर्थ और एज सुन एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। हालांकि हमने इस चैनल पे पिछली क्लासेस के अंदर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो डिस्कस किए। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो कौन सी होती है, बीसीजी, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम होता है। इंट्राडर्मल रूट के दिया जाता है, एट बर्थ दिया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके बारे में डोज कितनी दी जाती है बच्चों, तो आपको बताना है डोज 0.05 ml, 0.05 ml। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 ईयर तक, इस 1 महीने के बाद में अगर आप दे रहे तो वो डोज आ जाती है 0.1 ml। इससे एक स्कार बनता है, ब्लिस्टर बनता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी और बैक्टीरिया से रिलेटेड। ये 3-4 तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते। वीडियो में कंटिन्यूस बने, आखिरी तक बने रहे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम इसके अंदर आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं। हर तरह के डाउट्स हम इस अपनी मास्टर क्लास में सिलेक्शन सेशन के अंदर आगे क्लियर करने वाले हैं बच्चों। जैसा कि नाम ही है सिलेक्शन सेशन, और जो बच्चे ये क्लासेस जो अटेंड करेंगे, एग्जाम देख करके आने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ मुझे कई ज़्यादा है कि इस क्लासेस से फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज। क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह से। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को समझना ही 50% आंसर राइट करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो इन्फेक्टेड वाटर के कारण होता है, जल से संबंधित होता है। देखिए कई रोग होते हैं बच्चों जो डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से होते हैं, कई जो होते हैं जो कि ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कि खांसने से दूसरे व्यक्ति को वो ड्रॉपलेट के माध्यम से एक इन्फेक्शन होता है। तो वैसा ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा रोग है जो वाटर बॉर्न डिजीज से होता है, यानी वाटर बॉर्न में आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, खसरा, हैजा, टीबी या फिर इन्फ्लुएंजा। मीजल्स, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस या फिर इन्फ्लुएंजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉलेरा, बी जो है इसका राइट आंसर है कॉलेरा। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस और इन्फ्लुएंजा के बारे में, अगर इनके बारे में पूछा जाए तो ये ड्रॉपलेट होते हैं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। एयरबोर्न अगर मीजल्स के पूछे तो एयरबोर्न, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये हाईली कंटामिनेटेड होती है, हाईली कंटामिनेटेड। मीजल्स हाईली कंटामिनेटेड एयरबोर्न डिजीज होती है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फ्लुएंजा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। और अगर बात करें कॉलेरा की तो ये होता है बच्चों वाटरबोर्न, यानी कि इन्फेक्टेड वाटर के कांटेक्ट में आने से इन्फेक्टेड वाटर पी लेता है, खाने के अंदर व्यक्ति पी लेता है, और उसमें अगर मान लीजिए कि कॉलेरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो ये चांसेस है कि उस व्यक्ति को कॉलेरा यानी कि हैजा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ। मलेरिया मनुष्य में किसके काटने से फैलता है। 4 ऑप्शन, नर एनाफ्लिस, मादा एनाफ्लिस, एडिस या फिर घरेलू मक्खी। 4 आपके सामने ऑप्शन है कि मलेरिया जो है किसके काटने से होता है। पहली चीज ये तो मॉस्किटो की वजह से होता है। मॉस्किटो कौन सा होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो के काटने की वजह से ये होता है। मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ, इस मच्छर के
लेकिन वो जो होता है वो कौन सा होता है, जो मच्छर जो है काट करके वो जो माइक्रोज है उसका नाम क्या है, तो आपको बताना है मलेरिया पैरासाइट। देखिए इसमें पूछा जाए कि मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ, किसके काटने से, यानी मच्छर, उस मच्छर का नाम है लेकिन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम ही, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है मलेरिया पैरासाइट। लीजिए अगली आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स अफेक्ट विच सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखिए कई बीमारियां होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करती है, कई बीमारियां होती है जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, लेकिन ये पूछा गया है कि एड्स मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करती है। वैसे तो बच्चों सारे ही तंत्र को प्रभावित करती है जो ऑप्शन में दे रखे हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, इम्यून और नर्वस सिस्टम, चारों ही सिस्टम है कि वो कि डैमेज होते हैं, उन पर किसी न किसी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, लेकिन मुख्य रूप से एड्स जो होता है वो मुख्य रूप से कहाँ, इम्यून सिस्टम। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी, इम्यून सिस्टम, यानी कि यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बनाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बाहरी वातावरण से। कभी होता है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी की सर्दी लगती है, बाहर बाहर की कॉमन कोल्ड होती है, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है। तो इम्यून सिस्टम को ही अगर एड्स जो है इफेक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा, तो उसमें हर तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है, डाइजेस्टिव भी अफेक्ट हो सकता है, नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है। अगर देखिए ऑप्शन में ये नर्वस सिस्टम नहीं होता, डी होता ऑल ऑफ द अबव, तो आपको करना था ऑल ऑफ द अबव, लेकिन यह पूछा गया कि मुख्य रूप से किस तंत्र को प्रभावित करना है, तब आपको करना है इम्यून सिस्टम को, यानी कि इम्यूनिटी को ये कम करता है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड एड्स डे, कई बार एएनएम के एग्जाम में पूछा गया, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो आपको जवाब करना है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। और बच्चों एड्स के लिए एक टेस्ट होता है मुख्य रूप से, जो कि एलिजा होता है, ELISA, एलिजा। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म के अगर पूछे तो आपको बताना है एंजाइम, एंजाइम लिंकेज इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इससे रिलेटेड 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ, रेबीज जो है किसके काटने से होता है। आईएनसी के डायरेक्टर यशवंत सर कहते हैं कि ये जो सरकारी क्वेश्चन है, वैसा ही ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया, रेबीज किसके काटने से होता है, क्या मच्छर, कॉकरोच, इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक डॉग या स्नेक्स। देखिए इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने की वजह से हो सकता है, लेकिन उनमें से भी इन्फेक्टेड एनिमल्स में भी जैसे मंकी हो गया, जैसे केट हो गई, जैसे डॉग है, उन सब में से सबसे ज़्यादा जो संक्रमण होता है वो होता है कुत्ते की वजह से, डॉग। और डॉग भी कौन सा, अगर इन्फेक्टेड है, यानी कि इन्फेक्टेड एनिमल्स यानी डॉग के काटने की वजह से एक रोग होता है जिसे रेबीज के नाम से जानते हैं। और इसका जो मुख्य लक्षण है पहले मैं आपको बताऊंगा, इसका राइट आंसर क्या है, इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक डॉग, इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक डॉग, ठीक है। और इसके अंदर अगर रेबीज होता है, रेबीज का जो मुख्य लक्षण क्या होता है बच्चों, आपको बताना हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, फियर, यानी कि पानी से डर लगना, पानी से डर लगना। बच्चों क्लास अगर आपको समझ में आ रही हो, क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हो, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपकी क्लास अगर आपको बेनिफिशियल लग रही हो, जरूर से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी रैपिड रिवीजन क्लासेस जो आपको अपकमिंग टाइम के अंदर मिलने वाली है, बहुत सारी जो सब्जेक्ट है उसके मैक्सिमम टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो आपका जो मैं बता रहा था कि हाइड्रोफोबिया क्या होता है, जिस व्यक्ति को पानी को देखने से ही डर लगता है उसको आप एक टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं हाइड्रोफोबिया, जो कि रेबीज का एक मुख्य रूप से लक्षण होता है। बच्चों रेबीज के लिए अगर वैक्सीन से पूछे, मैंने कहा था कि ये जो क्लास है इंपॉर्टेंट आंसर की एमसीक्यू सेशन, उसके आंसर के साथ साथ में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी मिलते हैं। की पॉइंट्स जैसे कि इसका मुख्य लक्षण हाइड्रोफोबिया हो गया, पानी से डर लगना, तो कुछ चीज़ें जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 तरह के और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो देखिए रेबीज से रिलेटेड एक वैक्सीन लगती है जिसे ARV के नाम से जानते हैं, ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन। बच्चों डाइल्यूट करना होता है, पाउडर फॉर्म में होती है, डाइल्यूट करना होता है, पाउडर फॉर्म के अंदर ये वैक्सीन आती है। और अगर पूछे डाइल्यूट किस में करना है, तो आपको करना है स्टराइल वाटर,
किस में डाइल्यूट किया जाता है, स्टाइल वाटर के अंदर जो है ये डाइल्यूट किया जाता है। अब मुख्य रूप से बात करें कि ये कब कब लगती है, इसका जो शेड्यूल होता है ये होता है 0, 3, 7, 14 और 28 डे। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया था। अभी जो रिसेंटली रेबीज के लिए जो वैक्सीन लगती है बच्चों, वो कितनी वैक्सीन लगती है, तो आपको जवाब करना है 5 डोज। मैं बात कर रहा हूँ एंटी रेबीज की जो डोज होती है वो कितनी होती है, 5 डोज। 5 डोज जो है एंटी रेबीज की लगती है। ये भी एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लेना। 5 डोज कब कब लगती है, जिस दिन डॉग बाइट किया उसी दिन आगे आपको हेल्थ सेंटर पर जाकर के वैक्सीन लगवाना है, 0 डे पे, फिर उसके बाद में डे 3 पे, 0 to 3, फिर 7 डेज, फिर 14 डेज, फिर 28 डेज, ये जो है इसके लिए वैक्सीन लगती है। और प्राथमिक उपचार में आपसे पूछा जाए, फर्स्ट एड में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉग बाइट हो गया तो क्या करना है, उस कंडीशन में आपको करना है बच्चों, वुंड को साबुन से, जहां पर भी इंजरी हुआ है उसको साबुन से और टेप वाटर यानी नल के नीचे बहते हुए पानी के अंदर साबुन से अच्छी तरह से आपको वॉश करना है। तुरंत इमीडिएटली हेल्थ सेंटर पहुंचना है और उसके बाद में जो आपका नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां जाकर के आपको है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो ये जो है रेबीज के बारे में, इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टाइफाइड के निदान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस टाइफाइड। टाइफाइड डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है, वो कौन सा होता है, देखिए एलिजा टेस्ट मैंने अभी बताया था। एलिजा किस में किया जाता है, मुख्य रूप से एड्स के अंदर। एलिजा जो टेस्ट है मुख्य रूप से एड्स के अंदर किया जाता है। विडाल जो टेस्ट है वो किस में किया जाता है, वो किया जाता है टाइफाइड में। राइट आंसर आपका इसके अंदर बी, टाइफाइड। लेकिन बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉन्टेक्स टेस्ट किसके अंदर किया जाता है, मॉन्टेक्स ट्यूबरक्लिन टेस्ट किस में किया जाता है, तो ये होता है टीबी के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए ब्लड शुगर टेस्ट, तो जाहिर सी बात है ब्लड के अंदर शुगर के लिए, आरबीएस चेक करने के लिए ब्लड शुगर जो टेस्ट है वो किया जाता है। कॉमन कोल्ड, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कॉमन कोल्ड इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज, सामान्य जुकाम किस प्रकार का रोग है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या फिर प्रोटोजोआ। देखिए बच्चों कॉमन कोल्ड जो जुकाम होती है, बार बार आपको सर्दी लग जाती है, उसके लिए एक मुख्य रूप से एक वायरस जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। और वायरस की बात करें तो सीधी सी बात है कि वही हमसे पूछा गया कि किस प्रकार का रोग है, क्या इसे बैक्टीरिया कोष करता है, क्या कवक या फिर प्रोटोजोआ, नहीं, इसका जो मुख्य आंसर होगा वो होगा वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हमें कॉमन कोल्ड होती है। बच्चों फिर से कहूँगा, जो भी बच्चे अभी अभी इस क्लास को देख रहे हैं, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा आप जरूर से देखें। और इन क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर आ रहा हो तो जरूर से क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका आंसर जरूर करें। उससे ये पता चलेगा कि जो है आपको कितने क्वेश्चन जो है कि वो आ रहे हैं इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करिए इसका। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से क्या फैल सकता है, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से क्या फैल सकता है बच्चों, डायबिटीज, कैंसर, चिकन पॉक्स या फिर हाइपरटेंशन। वो कौन सी बीमारी है, वो कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैल सकती है, क्या वो डायबिटीज़ होती है, क्या कैंसर होती है, क्या चिकन पॉक्स या फिर हाइपरटेंशन। देखिए बच्चों डायबिटीज़ जो होती है वो ब्लड के अंदर ही होती है इंसुलिन की कमी होने की वजह से। तो ऐसा नहीं हो कि उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ गया तो उसको भी एक इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और मैं बात करूं कैंसर, तो कैंसर भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी कैंसर हो जाएगा। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी होता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को हाई बीपी, उसके जितने भी लोग कांटेक्ट में आएंगे उनको हाई बीपी हो जाएगा। लेकिन सी चिकन पॉक्स, जिसे चेचक या फिर छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, ये जो एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि बच्चों डायरेक्ट यानी कि किसी सीधे संपर्क में आने की वजह से ये होता है। सी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये जो सवाल है इस तरह के क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे जरूर से आंसर करें। जिन जिन बच्चों को इसका आंसर आ रहा है मैं समझता हूँ कि उनकी तैयारी काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। एएनएम का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए वो प्रिपेयर्ड है।
हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगना किस बीमारी में देखा जाने वाला लक्षण है? क्या ऐसा मलेरिया में होता है क्या बच्चों? रेबीज में होता है क्या? टाइफाइड में होता है क्या? या फिर डेंगू में होता है? अगर आप कंटिन्यूस क्लास देख रहे हैं तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि ऐसा रेबीज के अंदर होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया रेबीज किसकी काटने की वजह से होता है? इन्फेक्टेड एनिमल्स, और उनमें से भी मुख्य रूप से डॉग की काटने की वजह से रेबीज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेंगू फीवर इज कोज्ड बाय विच वायरस? डेंगू बुखार किस वायरस के कारण होता है? क्या राइनो वायरस, HIV, फ्लैवी वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा? ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। देखिए डेंगू फीवर इज कोज्ड बाय विच वायरस, कौन से वायरस के काटने की वजह से, कौन से वायरस के बॉडी में ट्रांसमिट होने की वजह से डेंगू होता है? राइनो वायरस, HIV वायरस, फ्लैवी वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस? देखिए बच्चों इस तरह के जो सवाल आते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझने चाहिए, और इसी के लिए मैंने सिलेक्शन सेशन क्लास बनाई है। क्योंकि बच्चों पढ़ाई तो सारे बच्चे करते हैं, अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बारीकियां होती है, कुछ गलतियां होती है जो कि वो नहीं सीख पाते, और उन गलतियों को एग्जाम के अंदर भी दोहराते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना ही 50% आंसर होता है, ये मेरी हमेशा टैगलाइन रहती है। डेंगू फीवर इज कोज्ड बाय विच वायरस, हमसे क्या पूछा है? वायरस का नाम। क्या पूछा है यहाँ पर ध्यान देना आपको इस अच्छी तरह से। हमसे किसका नाम पूछा है? वायरस का नाम पूछा है। डेंगू फीवर इज कोज्ड बाय द वायरस। और अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, देखिए बच्चों अगर मेरा इसके अंदर ऑप्शन बदल जाता, ये जो पूछा है राइनो वायरस, फ्लेवी वायरस, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार किस वायरस के कारण होता है? फिर से पढ़िए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। और इसके अंदर अगर मैं लिखता मॉस्क्यूटो, अगर क्वेश्चन में ऐसा इस तरह के ऑप्शंस आए, अगर क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शंस आए कि यहाँ पर मॉस्क्यूटो हो, तो आप गलती क्या करते हैं कि जिन मुख्य रूप से आपका इस पर तो ध्यान जाता नहीं है कि क्या पूछ रहा है, आप जल्दी से कि मॉस्क्यूटो कर देते हैं कि हाँ डेंगू बुखार जो है तो मॉस्क्यूटो के कारण होता है। बच्चों मॉस्क्यूटो के कारण होता है वो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपकी तैयारी, लेकिन आपसे क्या पूछा? उस वायरस का नाम पूछा, ये नहीं पूछा कि किसके काटने की वजह से होता है। काटता मॉस्क्यूटो है, लेकिन उसके अंदर वायरस कौन सा होता है? तो मैं बात करूंगा इसका राइट आंसर जो सी, फ्लैवी वायरस। वायरस फ्लैवी वायरस होता है, मॉस्क्यूटो के काटने की वजह से होता है, जिससे अपन डेंगू बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको एग्जाम के अंदर मुख्य रूप से ध्यान देनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लैवी वायरस। इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों फ्लैवी वायरस। तो एग्जाम में इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान देना है कि किसके काटने से पूछा जाता है, और ऑप्शन में मॉस्क्यूटो तो मॉस्क्यूटो करना है। लेकिन अगर वायरस का नाम पूछ लिया जाए, अगर आपको वायरस का नाम पूछ लिया जाए तो दोनों ही ऑप्शन हो, जिससे मॉस्क्यूटो भी और फ्लैवी वायरस भी हो, तो इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान देना। आपको एग्जाम में करना है फ्लैवी वायरस, तभी आप एग्जाम से जब बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मेरा क्वेश्चन तो ये ठीक होने वाला था, और आपको काफ़ी पछतावा होता है क्योंकि आप वहाँ पर ध्यान नहीं देते। यही चीज़ें जो है मैं अगले सेशन के अंदर आपको बताने वाला हूँ, एग्जाम के अंदर इन चीज़ों को आपके अंदर कैसे कंसंट्रेशन रखे, कैसे अटेंशन रखे। चलिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। BCG वैक्सीन इज प्राइमरली गिवन टू प्रिवेंट, BCG का जो टीका है मुख्य रूप से किसके बचाव के लिए दिया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों, जल्दी से जवाब करिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 का जल्दी से जवाब करिए कि क्या आंसर होगा। बच्चों BCG का टीका क्या पोलियो से बचने के लिए दिया जाता है? क्या ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस या फिर मिजल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। एक बर्थ दिया जाता है, 0.05 ml दिया जाता है, इंट्राडर्मल रूट के द्वारा दिया जाता है। अगर 1 महीने के बाद में आप दे रहे हैं तो 0.1 ml इसकी डोज हो जाती है। लेफ्ट अपर आर्म के अंदर दिया जाता है। लेफ्ट अपर आर्म में इसलिए दिया जाता है ताकि वहाँ पर ये ऑब्जर्व कर सकें कि ब्लिस्टर या फिर ब्लिस्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मुख्य रूप से अराउंड 5 mm का जो है ब्लिस्टर बनता है, स्कार बनता है।
और ये जो होता है ये हमें ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए दिया जाता है। जो ये टीका दिया जाता है इसे किस तरह की इम्यूनिटी बोलते हैं? तो इसके अगर अपन बात करें तो इसे हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का ये टाइप होता है जो भी हम वैक्सीनेशन देते हैं। तो ये था ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अगर अपन आपसे ये पूछा जाए कि पोलियो से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है तो आपको बताना है बच्चों ओपीवी। ओपीवी ऑरल पोलियो वैक्सीन। अगर हिपेटाइटिस के लिए तो आपको बताना है हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी वैक्सीन। सबसे खास बात और सबसे मुख्य बात इन तीनों की, ये तीनों के तीनों ही बहुत अच्छे साथी है, बहुत ही बढ़िया साथी है, बहुत ही अच्छे मित्र है। इसीलिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पोलियो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ओपीवी BCG, OPV BCG, ये जो तीनों की तीनों ही वैक्सीन होती है ये बच्चों 8 बर्थ दी जाती है, 8 बर्थ डे फर्स्ट दी जा सकती है। तो तीनों ही वैक्सीन जो है 8 बर्थ दी जाती है। आपको याद रखना है पोलियो के लिए OPV जो कि ऑरल रूट से दी जाती है, BCG ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो कि इंट्राडर्मल यानी कि त्वचा के रूट से दी जाती है। तो ये जो था ये वैक्सीनेशन के बारे में। तो हमारा जो अभी मुख्य रूप से क्वेश्चन है वो है कि BCG का टीका मुख्य रूप से किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो आपको करना है बच्चों बी। चलिए देखिए, जो जो बच्चे क्लास से जुड़े रहेंगे, जिन जिन बच्चों को लगता है कि मुझे एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, जरूर से इस सेशन को कंप्लीट तक देखें। और यही जो चीज़ें होती है बच्चों, मेहनत और हार्ड वर्किंग तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, जो बेसिक बारीकियों को समझते हैं। और मैंने हर तरह की क्लास के अंदर बताया है कि जो भी जितने भी क्वेश्चन आसान हो, जितने भी क्वेश्चन इजी हो, वो इजी क्वेश्चंस के लिए आप 2 से 4 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम जरूर देना, क्योंकि उनके अंदर आप जल्दबाजी करते हैं। आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और उसी के अंदर कुछ लोचा होता है, उसी के अंदर कुछ ऐसा क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है जो हम गलत कर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी वैक्सीन का पूर्ण रूप क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, या फिर डायरिया, पोलियो, टाइफाइड, या फिर सी डेंगू, पर्टुसिस, टिटनस, या डी डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनस। देखिए हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, हमसे पूछा गया है वैक्सीन का फुल फॉर्म, और वैक्सीन का जो फुल फॉर्म है डीपीटी का होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। तो ऐसे क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी के अंदर इस तरह के सवाल को हम गलत कर दे। ये फ्री के क्वेश्चंस होते हैं फुल फॉर्म वाले, थोड़ा सा अगर आपको याद है तो अच्छी तरह से इसका आंसर कर पाएंगे। विच वैक्सीन इज गिवन ऑरली? ये बहुत अच्छा सवाल है। कौन सा टीका मौखिक रूप से यानी मुंह से दिया जाता है? तो बच्चों अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था BCG जो होता है, BCG अब हमने डिस्कस किया था ID यानी कि इंट्राडर्मल दिया जाता है, इंट्राडर्मल हिपेटाइटिस बी वैक्सीन। और अपन बात करते हैं ये भी जो होता है ये सबक्यूटेनियस रूट से टिटनेस। और हमारा जो क्वेश्चन है ये मुख्य रूप से इसका जो आंसर रहने वाला है वो सी OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। अगर देखिए आपसे और पूछा जाए एक रोटा वायरस होती है, रोटा वायरस, और रोटा वायरस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब करना है OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। और रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो मुख्य रूप से मुख से दिया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस, ये 2 वैक्सीन ऐसी होती है जो कि ओरली रूट से दी जाती है। वही हमारा क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 8 व्हाट एज इज द फर्स्ट डोज ऑफ BCG वैक्सीन गिवन? BCG के टीके की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? 8 बर्थ, 6 मंथ, 1 ईयर, या फिर 5 ईयर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कई बार। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो होगा 8 बर्थ। ऑलरेडी अपन ने इस क्वेश्चन सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया है। बच्चों थकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, एग्जाम का इंतजार करना है और अपने आप के मन के अंदर इतना कॉन्फिडेंट लेकर के चलना है कि एग्जाम आए तो सही, कम से कम एग्जाम की डेट तो नज़दीक आए, हम एग्जाम को फाइट करने वाले, हम एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले, और सेलेक्ट ही नहीं एक बहुत ही अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होने वाला है हमारा, क्योंकि हम सिलेक्शन क्लास लेकर के आए, सिलेक्शन सेशन लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़िए। हमसे पूछा गया है कि टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? नेचुरल है क्या, आर्टिफिशियल है क्या, पैसिव इम्यूनिटी है क्या, या फिर टेम्पोररी इम्यूनिटी है? देखिए बच्चों पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इम्यूनिटी कई तरह की होती है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी,
नेचुरल इम्यूनिटी, तो सबसे पहली चीज़ आपको डिसाइड करना है कि ये नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है। नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बॉडी खुद से बनाती है, अपने आप बनाती है। कोई भी वायरल कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी बैक्टीरिया होता है और हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन करके उससे खुद से लड़ती है, तो वो होती है नेचुरल इम्यूनिटी। लेकिन वैक्सीन जो होती है वो वैक्सीन हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती है, तो वो पहली चीज़ तो वो हो गया आर्टिफिशियल, तो वो हो गया आर्टिफिशियल। और एक्टिव इम्यूनिटी इसलिए क्योंकि उस वैक्सीन, जैसे मान ली ओरल पोलियो वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन, हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो वैक्सीन है और उससे संबंधित माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करेगा तब वो एक्टिव होगी, तब वो जो है वो वैक्सीन एक्टिव होगी और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और उसको किल करेगी। तो हमारा जो आंसर है वो इसका राइट आंसर है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और बच्चों अगर नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में आपसे पूछा जाए, मदर्स का जो मिल्क है, मदर्स का जो मिल्क है बच्चे को मिल रहा है या फिर बच्चा जो है अपने आप से बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनिटी की वजह से, बेसिक इन्फेक्शन की वजह से, बेसिक जो वायरल इन्फेक्शन होता है उससे खुद से लड़ता है, अपने आप बच्चा ठीक होता है क्योंकि वो खुद की एंटीबॉडी बना रहा है, उसका इम्यून सिस्टम है जो एंटीबॉडीज बना रहा है, तो उसे हम कहेंगे नेचुरल इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर इससे रिलेटेड एक सेशन जरूर लेके आए कि इम्यूनाइजेशन से लेकर के वाटरबॉर्न या फिर डिजीज से लेकर के कई जो है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लेकर के, तो आप सबके लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए हम तत्पर हैं हमेशा आप सबके लिए। और आपका भी एक फ़र्ज बनता है, दायित्व बनता है कि आप रेगुलर मेहनत करते रहें, इन क्लासेस को ज़रूर से अटेंड करें और अपना सुनहरा भविष्य बनाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपना खुद का नाम रोशन करें। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष इन इंडिया इज रिलेटेड टू, भारत में मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, कौशल विकास या फिर स्वच्छ ऊर्जा। बी ऑप्शन इसका राइट है, इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन में भी कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, फुल इम्यूनाइजेशन जो है वो कि मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड होता है। देखिए बच्चों, काली खांसी की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? क्या बीसीजी, एमएमआर, पर्टुसिस या फिर रोटा वायरस? काली खांसी, वुफिंग कफ, वुफिंग कफ के लिए एक वैक्सीन दी जाती है बच्चों, उसका नाम होता है पर्ट्यूसिस। और वो मैंने बताया था कि डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस के एक डीपीटी का वैक्सीन लगता है, उसके अंदर दी जाती है, तो उस जो वैक्सीन का नाम होता है वो होता है पर्टुसिस, जो कि काली खांसी से हमें बचाती है। काली खांसी से बचाने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो आपको बताना है पर्टुसिस। एमएमआर जो होती है वो बच्चों दी जाती है मीजल्स, मम्प्स और रूबेला के लिए। बीसीजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, टीबी से बचाने के लिए रोटा वायरस जो होता है वो रोटा वायरस नाम की एक डिजीज होती है, उससे बचने के लिए एक वैक्सीन दी जाती है रोटा वायरस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, माँ द्वारा उत्पादित गाढ़े पीले रंग के पहले दूध को क्या कहा जाता है? फोर मिल्क, हिंद मिल्क, क्लोस्ट्रम या फिर संक्रमणकालीन दूध? सी आंसर इसका राइट आंसर रहने वाला है क्लोस्ट्रम। जो मदर बच्चे को पहला फीडिंग कराती है उसको अपन बोलते हैं क्लोस्ट्रम। सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। और इससे रिलेटेड एग्जाम में बच्चों क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यानी कि पहली फर्स्ट फीडिंग जो है बच्चे को कब करवानी चाहिए? फर्स्ट जो फीडिंग है, तो इसका आंसर आपको करना होगा विद इन 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स टू 60 मिनट या फिर 30 मिनट्स टू 1 आवर। ये सभी सवाल कई बार पूछा गया है, तो ये इससे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है कि पहली फीडिंग जो है मदर को, बच्चे का डिलीवरी हो गया है, बच्चे ने जन्म ले लिया है, उसके बाद में जो पहला फीडिंग कराएंगे वो 30 मिनट से 60 मिनट के अंतराल के अंदर करा देना चाहिए। और उस जो मिल्क को अपन बोलेंगे क्लोस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स द इन्फेंट रिसीव ओनली ब्रेस्ट मिल्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी जो कि 6 महीने तक होती है, तो 6 मंथ तक ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं दी जानी चाहिए? पहली चीज़ है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ORS। तो देखिए बच्चों, ORS अगर 6 महीने के दौरान बच्चों को डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है किसी कारण से, तो इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाएंगे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए ORS तो हमको देना ही होगा, क्योंकि ORS नहीं देंगे तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम है, मिनरल्स है, वो रिप्लेस कैसे होंगे? तो ORS दिया जा सकता है। ड्रॉप ऑफ विटामिन्स और मिनरल, बिल्कुल ये भी दिया जाता है, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स की जो है डोज वो दी जाती है।
और प्लेन वाटर ये नहीं दिया जाता, लेकिन नेसेसरी मेडिसिन अगर 6 महीने के दौरान बच्चे को कोई बीमारी हुई किसी तरह की और नेसेसरी आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है उसकी जान बचाने के लिए, तो वो मेडिसिन भी दी जा सकती है। लेकिन ये तो बहुत कॉमन सा बात है कि पानी बच्चे को 6 महीने तक नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चे को जो मोस्टली माँ का दूध ही 6 महीने तक पिलाया जाता है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में यही एक नियम फॉलो होता है, ये गाइडलाइन है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी बच्चे को 6 मंथ तक सिर्फ माँ का ही दूध है कि वो दिया जाना चाहिए। हमसे पूछा है कि किसकी अनुमति नहीं है, हमसे ये पूछा गया है कि किसकी अनुमति नहीं है, तो आपको करना है आंसर सी, प्लेन वाटर की अनुमति नहीं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एमएमआर वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज। एमएमआर का टीका किन बीमारियों से बचाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका जरूर आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, क्या इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? कितने बच्चे देखते हैं कि जवाब दे पाते हैं? देखिए 4 ऑप्शन है, तो एमएमआर की फुल फॉर्म हमें पूछी है, या फिर कह सकते हैं कि टीका किन बीमारी से बचाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, जो कि ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है, मीजल्स मम्स रूबेला। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, मीजल्स मम्स रूबेला। क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा बच्चों, मैंने कई क्लास के अंदर बच्चों को जरूर मैं ये सुनाता हूँ और बोलता हूँ, देखिए आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, जब किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, आप एक संघर्ष के दौर से गुजर रहे होते हैं, थकान होती है, और कभी कभार तो मन ऐसा करता है कि किताबों को बंद कर करके रख देना चाहिए। लेकिन बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है। जब जब भी ऐसा ख्याल आए, जब भी आपको निराशा हाथ लगे, जब भी आप डीमोटिवेट होने लगे, तो उन लोगों को याद करना, उन लोगों के चेहरे याद करना जिन्होंने कहा कि रहने दे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी सरकारी नौकरी कहाँ लगने वाली। ये सब आप चेहरे जब याद करेंगे तो आपके मन में एक जुनून आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, और वैसा ही आपको करना है। अब तो बस कुछ ही समय बचा है, इतने टाइम से आप पढ़ाई कर रहे थे। मैं मोस्टली यूपी ट्रिपल एससी एएनएम, जो कि 5272 पोस्ट के लिए आपको 11 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को अब है कि आप कम नहीं करें, अच्छी तरह से रिवीजन करें, रैपिड रिवीजन, जो कि आपको आईएनसी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और इस नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास के दौरान सिलेक्शन सेशन में जरूर मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अटेंड करें, इन टीचिंग सेशन को आप अटेंड करें। मैं दावा करता हूं आपसे कि काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम के अंदर हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि टीकाकरण निवारण के किस स्तर के अंतर्गत आता है? इम्यूनाइजेशन कम्स अंडर विच लेवल? प्राइमरी, प्रीमोडियल, सेकेंडरी या फिर टर्सरी? देखिए बच्चों, वैसे ये चीज़ हमने पिछली क्लासेस के अंदर कई बार डिस्कस की है। प्रीमोडियल जो होता है उसके अंदर काउंसलिंग, गाइडेंस, एजुकेशन, काउंसलिंग, ये सब जो आती है। रिस्क फैक्टर स्मोकिंग, एल्कोहल, वो जो आते हैं वो तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सॉरी प्रीमोडियल प्रिवेंशन। लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर अगर बात करें तो वो आएगा इम्यूनाइजेशन। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा इम्यूनाइजेशन जो है किस स्तर के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला बच्चों बी, प्राइमरी। और सेकेंडरी के अंदर जो चीज़ आती है वो आती है अर्ली डायग्नोसिस। यानी किसी रोग को डायग्नोस करना, जैसे आप टाइफाइड टेस्ट करते हैं, जैसे आप पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं, तो जितने भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, ब्लड प्रेशर टेस्ट करना, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करना, पल्स रेट कितना, ये सब चेक करना, लिपिड प्रोफाइल चेक करना, आरएफटी, एलएफटी, ये जो टेस्ट करना, तो डायग्नोस जो आते हैं वो आते हैं आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर अगर बच्चों में बात करूं तो टर्सरी प्रिवेंशन में वो चीज़ें आएंगी जो कि आपको किसी व्यक्ति की डिसएबिलिटीज होने से उसे हम बचाते हैं, वो आती है टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, रिहेबिलिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, नौकरी के लिए पुनः प्रशिक्षण, किसका उदाहरण है?
क्या ये प्राइमरी प्रिवेंशन है? क्या बच्चों प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन। सेकेंडरी के अंदर मैंने बताया था अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और रिहेबिलिटेशन जो है वो आएगा आपका सी के अंदर, यानी जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, टर्सरी प्रिवेंशन। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में जैसे विटामिन ए की दवा हो गई, विटामिन ए यानी स्पेसिफिकली रेटिनॉल के नाम से जानते, नाइट ब्लाइंडनेस से ही बचाता है। विटामिन ए क्यों दिया जाता है? यानी कि इससे नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा, विजन स्पेसिफिक, यानी कि किसी खास चीज के लिए मुख्य रूप से जो चीज दी जाती है उसके अपन बोलते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, यानी कि विशिष्ट सुरक्षा। अगला सवाल, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर कम्स अंडर। देखिए सर्वाइकल कैंसर जो आता है उसको डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट हम बोलते हैं, पैप स्मीयर के नाम से जानते हैं। तो मैंने बताया था बच्चों सेकेंडरी प्रिवेंशन में वो चीज़ आएगी कि किसी चीज़ का डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करना, तो अर्ली डायग्नोसिस करना, स्क्रीनिंग करना, जो आएगा आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में। ये प्रिवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए और 100% आने वाला है, समझ लेना अच्छी तरह से। फिर बता रहा हूँ, प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है उसके अंदर बच्चों इम्यूनाइजेशन आता है, प्री मॉड्यूल में रिस्क फैक्टर जो है वो आता है, सेकेंडरी में अर्ली डायग्नोसिस यानी निदान से संबंधित चीज़ आती है, टर्सरी में रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि स्क्रीन टेस्ट, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन। और देखिए स्क्रीन टेस्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए जो होता है उसका नाम होता है पैप स्मीयर, ये भी पूछा जा सकता है, पैप स्मीयर टेस्ट एक होता है, ये भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपको बताना है पैप स्मीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टीचिंग चिल्ड्रन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स टू प्रिवेंट फ्यूचर ओबेसिटी। बच्चों को ये सिखाना कि बच्चों कुरकुरे नहीं खाना है, बच्चों चिप्स नहीं खाना है, बाहर का फूड जो है वो इन्फेक्टेड फूड ज़्यादा नहीं खाना, स्पाइसी फूड नहीं खाना, पैकेज्ड फूड आपको नहीं खाना है, ऐसी गाइडेंस देना, ऐसी टीचिंग कराना। ये किसका उदाहरण है? क्या ये प्री मॉड्यूल है? क्या ये प्राइमरी है? क्या सेकेंडरी है? क्या या फिर टर्सरी? यानी कि उनकी वजह से होने वाले रोग जो है, रोग होने से पहले ही हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि आएगी आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। तो बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, बी प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थेराप्यूटिक ब्लड लिथियम लेवल ऑफ फॉर ए पेशेंट विथ मेनिया। मेनिया वाले रोग के लिए एक लिथियम की दवा यूज कर, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम में, कौन सी दवा मुख्य रूप से मेनिया के अंदर दी जाती है, तो आपको करना है लिथियम। और थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? थेराप्यूटिक यानी कि उस रोग को ठीक करने के लिए कि इतना लेवल तो ड्रग्स का होना ही चाहिए नॉर्मल, जिसके साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं हो, उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक लेवल। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ दिस इज ए पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। इनमें से कौन सा सीजोफ्रेनिया का एक सकारात्मक लक्षण होता है? बच्चों चार ऑप्शन है। एनहेडोनिया, एनहेडोनिया का मतलब होता है किसी चीज में मन नहीं लगना, बातचीत नहीं करना, अपने आप से मतलब रखना। बी कह रहा है सोशल विड्रॉल यानी सामाजिक लोगों से दूरी बना लेना, घर पे कोई गेस्ट आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं, या फिर कोई पड़ोस में कुछ फंक्शन है वहाँ नहीं जाना, अपने आप को दूरी बना लेना। दोनों ही जो चीज़ें होती है वो जो है नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर आती है। और एक डी जो है एलोजिया, बात नहीं करना, म्यूट रहना। ये जो चीज़ें हैं ये ए बी और डी ये तीनों ही जो इंडिकेट करती है नेगेटिव सिम्टम्स को। लेकिन एक सी जो होता है हेलुसिनेशन, सी जो होता है बच्चों हेलुसिनेशन, ये जो है पॉजिटिव सिम्टम है और ऐसा ही हमसे पूछा गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन यानी कि फॉल्स परसेप्शन विदाउट द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, किसी तरह का स्टिमुलस नहीं होता, किसी भी तरह की कोई वहाँ पर चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती, फिर भी व्यक्ति को महसूस होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कहूँगा वास्तविकता के बिना ही चीज़ों का स्टिमुलस का आभास होना, उसको अपन बोलते हैं हेलुसिनेशन। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की उपस्थिति में उसकी प्रेजेंट में गलत अगर रिसीव होता परसेप्शन तो उसको हम बोलते हैं बच्चों इल्यूजन। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, क्वाटरनरी प्रिवेंशन चतुरक निवारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड ट्रीटमेंट, ये तो सेकेंडरी में आता है। रिहेबिलिटेशन रोगियों का पुनर्वास, ये जो है ये भी टर्सरी में आता है। और सी जो कह रहा है रोगियों को अत्यधिक चिकित्सा हस्तक्षेप से बचाना, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम मेडिकल ओवर एक्टिविटी।
सी जो ऑप्शन है वो कह रहा है रोगियों को अत्यधिक चिकित्सकीय हस्तक्षेप से बचाना है, ये जो आपका है ये होता है क्वाटरनरी प्रिवेंशन के अंदर। सी जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर, सी। देखिए हमारा जो सेशन है अब ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है, और इसके बाद में एक और बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम को टारगेटेड होगा। एग्जाम्स के अंदर जो पिछले प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बने रहिएगा इसी चैनल के साथ में, और बहुत ही बेहतरीन क्लासेस के साथ में, आंसर की और इजी ट्रिक्स के साथ में आपको कंप्लीट सेशन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ईसीटी के दौरान चिंता का प्राथमिक दुष्प्रभाव क्या होता है? द प्राइमरी साइड इफेक्ट ऑफ कंसर्न ड्यूरिंग द ईसीटी। क्या स्किन बर्न होता है क्या? किसका दुष्प्रभाव किसका पूछा है? चिंता का। तो ऐसे सवाल, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा अटेंशन करना है बच्चों, फोकस करना है कि ऐसे सवाल जब भी आते हैं आप कंफ्यूज होते हैं और गलत कर देते हैं कि देखिए इसमें साइड इफेक्ट जो ईसीटी का नहीं पूछा है, किसका? ईसीटी का साइड इफेक्ट नहीं पूछा है, इसमें पूछा है ईसीटी के दौरान चिंता का प्राथमिक दुष्प्रभाव क्या है, कि जब ईसीटी व्यक्ति को दे रहे हैं उसको एंजाइटी होती है, उसका चिंता होती है, और उसकी वजह से क्या दुष्प्रभाव होता है। तो अपन बात करेंगे कि त्वचा का जलना, स्मृति हानि, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, वजन बढ़ना, या फिर उच्च रक्तचाप। तो मैं कहूँगा कि बी जो है इसका राइट आंसर है, कि व्यक्ति जब ज़्यादा चिंता करेगा, जब डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी में रहता है, तो चीज़ें हमें याद नहीं रहती है। और जो राइट एमनेशिया, रेट्रोग्रेड एमनेशिया इसका राइट आंसर है। अब बच्चों आपको समझना होगा रेट्रोग्रेड एमनेशिया का मतलब क्या होता है। रेट्रो मतलब पिछला, रेट्रोग्रेड एमनेशिया व्यक्ति को अपने जीवन की पीछे की बातें भूल जाता है, प्रीवियस लाइफ में उसकी जो हिस्ट्री रही वो भूल जाता है, मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमनेशिया। ऐसा भी पूछा जा सकता है रेट्रोग्रेड एमनेशिया का मतलब क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट फॉर लंप्स इज ए पार्ट ऑफ। देखिए बच्चों प्रिवेंशन से ही प्रिवेंशन रिलेटेड आपके इस सिलेक्शन सेशन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन भरे हुए हैं। तो ये बात ये इंगित कर रही है कि प्रिवेंशन से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सबसे कि इसको आंसर आ रहा होगा, और जिस भी बच्चे का आ रहा है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 30 लिख करके जरूर इसका आंसर करें। कि स्तन में गांठ के लिए स्वयं जांच करना किसका हिस्सा है? क्या ये प्राइमरी प्रिवेंशन है, क्या सेकेंडरी प्रिवेंशन है, क्या टर्सरी है, या फिर स्पेसिफिक? देखिए बच्चों मैंने कहा था स्क्रीनिंग टेस्ट, अर्ली डायग्नोसिस, किसी चीज को पहचानना। स्तन में गांठ के लिए अगर स्वयं जांच करते हैं तो किसके लिए किया जाता है? कि पहचान करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि ब्रेस्ट में किसी तरह का कोई लंप्स तो नहीं है, किसी तरह की कोई ट्यूमर तो नहीं है, इस उद्देश्य से किया जाता है। तो स्क्रीनिंग करना, डायग्नोस करना, वो जो आता है वो आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। तो बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला सेकंड, बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिवेंशन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहने वाला, अगला जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चों, हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेंटर, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे होता है, उस पर कितने स्टाफ होते हैं, चेन ऑफ हेल्थ सिस्टम क्या होता है, इस तरह का टॉपिक। और उसके साथ साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, और सबसे जरूरी जो चीज़ कि एग्जाम के दौरान आपको पेपर किस तरह से करना है। एक सेशन जैसा कि मैंने लास्ट की क्लास में बताया, इसी चैनल पर आपको और भी मिलने वाला है। कब आपके एडमिट कार्ड रिलीज होने वाले हैं, कब जो है कि आपको एग्जाम के अंदर ओएमआर सीट किस तरह से फिल करना है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, ताकि आप एक फिक्स टाइम के अंदर अच्छी तरह से क्वेश्चन करें, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके राइट हो, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम से कम हो। ये भी याद रखना 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो कि सिलेक्शन से रोकता है। इस दुश्मन से लड़ने के लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक एग्जाम टारगेटेड सेशन में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। बच्चों जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जरूर बताएं कि आपको जो सेशन है ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हेल्पफुल लग रहा है या फिर नहीं। तो चलिए अगले सेशन का इंतजार करिए, बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ में हाजिर होऊंगा। बच्चों मेरी बहुत ही पसंदीदा लाइन है जो मैं कहता भी हूँ बच्चों को, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, और पूछा उस चिड़िया से कैसे बना लेती है सुंदर सा घोंसला, बोली कि भरती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, हर एक टीचर्स ने जो आपको चीज़ें सिखाई है उन्हें फिर से दोहराना होगा, रैपिड रिवीजन आपको करना होगा, तभी जाकर के एक एक तिनके की तरह आपका बहुत सुंदर सा सफलता का महल खड़ा होगा।
तो तब तक मैं चाहूँगा आप सभी बच्चों से आप हमारे इस चैनल के साथ में बने रहें। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन सेशन के साथ, नर्सिंग एग्ज़ाम मास्टर क्लास पे लाइव। थैंक यू।